हम 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ, है ना बेटा। हमने आपको लास्ट क्लास तक यहाँ तक लिखवाया था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की अवस्थाएं हम लोग पढ़ रहे थे ना। और पदार्थ की अवस्थाओं में मैंने कहा था कितने होते हैं? ठोस, और दूसरा द्रव, और तीसरा गैस, और चौथा होती है कौन सी? प्लाज्मा, है ना, यानी कि प्लाज्मा। और पांचवा कौन था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, कंडेंसेट, कंडेंसेट, है ना। इस पांचों अवस्थाओं को हमें पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे कौन सी अवस्था बताओ? ठोस अवस्था, ठीक है ना। तो लिखो हेडिंग, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, समझे मेरे 9th क्लास के बच्चों? लिखो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, पदार्थ की अवस्था है। इसमें सबसे पहले अवस्था हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था। कौन सी? वेरी गुड। सबसे पहले हम लिखो हेडिंग करो ठोस अवस्था, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठोस अवस्थाएं लिखो, सॉलिड स्टेट्स, सॉलिड स्टेट्स, है ना। लिखो हेडिंग सॉलिड स्टेट, लिख दिया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? हमारे जो शरीर है, किसका? मानव का, उसमें 3 अवस्थाएं मिलती देखने को, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। हमारे बॉडी में गैस भी है। ठोस कौन है हमारे बॉडी में? दांत। दांत देखा है? ठोस है कि नहीं है? रक्त होता है, ब्लड। क्या होता है? ब्लड। वो भी क्या होती है? द्रव अवस्था, है ना। और गैस कौन होती है? लिया, छोड़ा। कौन सी गैस लिया? ऑक्सीजन। कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस छोड़ते हैं? गैस छोड़ते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? तो हमारे अंदर सब चीज है। तो ठोस अवस्था क्या होती है बताओ? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ठोस अवस्थाओं में क्या, कि एक निश्चित आकार का होता है, ठीक है ना। ठोस क्या होता है? एक निश्चित आकार का होता है, आकार का होता है। पहली बात तो ये, ठीक है ना, पहला पॉइंट हो गया सबका। दूसरी बात में क्या है कि ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। क्या होती है? ठोस अवस्थाओं में क्या होती है? स्पष्ट सीमाएं। क्या होता है सीमाएं बताओ? क्या होता है सीमा? स्पष्ट सीमाएं होती है। देखो ये स्पष्ट क्या होता है? मान लो स्पष्ट मतलब साफ साफ दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर खत्म हो गया दीवार, है कि नहीं। मान लो एक दीवार ये है, ठीक है, एक दीवार है सफेद, और एक दीवार हमारे पास मान लो यहाँ पर ही है साइड से ऑरेंज कलर का, ठीक है ना। देखो तो जो ठोस है, ठोस उसकी सीमा साफ दिखाई दे रही है। क्या सीमा दिखाई दे रही है? कि यहाँ तक तो है कौन? ठोस, मतलब कि ऑरेंज रंग, और यहाँ तक है सफ़ेद। तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये यहीं तक है, फिर ख़त्म हो गया, आगे नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान का सीमा है, तो वहाँ पर क्या होगा? यहाँ तक भारत की सीमा और ये पाकिस्तान की सीमा, तो वहाँ पे दिखता है क्योंकि वहाँ मट्टियाँ ठोस है, धरती है ना, वो दिखाई पड़ता है, सीमाएँ स्पष्ट दिखाई पड़ती है सीमाएँ। निश्चित क्या होता है इसका बताओ? निश्चित स्थिर आयतन होता है, निश्चित या कह लो स्थिर आयतन होती है, आयतन होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे आ जाओ। अब देखो इसमें इनकी संपीड्यता, इनकी संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब दबाना, है ना। संपीड्यता नगण्य होती है। क्या होती है?
हाँ, नगण्य मतलब नहीं होती है, ना के बराबर होती है, नगण्य होती है, ठीक है ना। और ये ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं ये, दृढ़ मतलब काफी हार्ड, कठोर, दृढ़ होते हैं ना। दबा नहीं पाओगे आप ठोस को, ठोस को दबते थोड़ी ना है। अब लोहे का टुकड़ा है, क्या हम उसको ऐसे दबा पाएंगे, नहीं दबा पाएंगे, है ना। लिखो आगे, लेकिन कुछ ठोस होते हुए भी इस नियमों का पालन नहीं करते हैं। अपवाद, कुछ ठोस होते हुए भी इसके नियमों का पालन नहीं करते। देखो क्या लिखा हुआ है, ठोस संपीड़ितता नहीं होती, संपीड़ितता उसकी, संपीड़ितता क्या होती है ठोस की, नगण्य होती है। लेकिन फॉर्म देखा, फॉर्म बैठते हैं गद्दे पे ऐसे, दबता है ना गद्दा, क्या ठोस नहीं है, ठोस है ना वो भी, लेकिन वो तो दबता है। आप फॉर्म को संपीड़ित कर सकते हो दबा करके, ठोस है फिर भी, है ना। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है ना। यहाँ पर देखो मैं भी सब लिखूंगा, देखना। तो ये संपीड़ित हो जाते हैं। तो लिखो कुछ अपवाद, हम लोग लिखेंगे हेडिंग कुछ अपवाद, कुछ अपवाद ठोस वाले में, है ना, ठीक है ना। लिखो अपवाद, लिखो क्या कहते हैं, बल लगाने पर, बल लगाने पर रबड़, रबड़ बैंड, रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है। क्या होता है भाई, रबड़ होता है ना, ठोस होता है रबड़, तो तुम खींचते तो क्या होता है, उसका आकार क्या होता है, चेंज होता है ना। जबकि हम क्या कह रहे थे, आकार निश्चित होता है ठोस का। देखो सबका नहीं होता, कुछ अपवाद भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन बल हटाने से बदल जाता है, जब बल लगाते हैं तो आकार उसका बदल जाता है। लेकिन बल हटाने पर, बल हटाने पर यह पुनः, पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। समझ में आया, ये अपवाद था कौन सा, पहला अपवाद था। और अगर आपने अत्यधिक बल लगा दिया तो टूट भी जाता है। रबड़ है ना, रबड़ नहीं आता है तो लगाते हैं छल्ला, यहाँ पे बाल बांधते हैं, चुटिया करते हैं, है? वो क्या होता है, वो ठोस ना होता है, रबड़ खींचते हो ना, आकार क्या होता है। अभी तो तुम कहते ठोस का आकार निश्चित होता है क्या निश्चित, हमेशा, हमेशा निश्चित नहीं होता, बदलता भी है, अपवाद है जैसे रबड़ में, किसमें, हाँ। और छोड़ देंगे उसका बल हटा देंगे तो वापस वैसे ही बन जाता है। और ज्यादा खींच दिए तो क्या हो जाता है, टूटिए ना जाता है, इसीलिए ध्यान रखना। लिखो, और बल हटाने पर, बल हटाने पर क्या होता है, ओह सॉरी, और अत्यधिक बल, गलत लिख दिया यार, अत्यधिक बल लगाने पर रबड़ बैंड टूट जाता है। रबड़ बैंड क्या होता है बताओ, टूट जाता है ना, क्या होता है, टूट जाता है कि नहीं। सब ध्यान रखेंगे इसका कि नहीं, बोलो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। करो कॉपी करो फटाफट से। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। छाप लिया। अगला अपवाद देखो कौन सा है इसके अंदर, आ जाओ। अगला अपवाद इसके अंदर है ठोस, ठोस पदार्थों, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा कैसी होती है बताओ। गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, क्या होती है, न्यूनतम होती है। बड़े गतिज ऊर्जा क्या होता है, जब कुछ चलता फिरता है ना तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, हाँ। अब ठोस के कण तो चलते फिरते हैं नहीं,
वो तो रुके रहते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गति ऊर्जा न्यूनतम होती है। क्या होती है? समझ में आया तुमको? नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे आ जाओ। इसलिए ठोसों का आकार कैसी होती है? निश्चित होती है। क्या सी होती है? निश्चित होती है ना? निश्चित होती है और दृढ़ भी होती है। क्या होती है? दृढ़ मतलब कठोर बेटा, रिजिड होती है। ठीक है ना? ध्यान रहेगा सबको। देखो भाई, ठोस क्या होता है? ठोस जो होता है कठोर यानी कि दृढ़, और उसके आकार क्यों होती है निश्चित? क्योंकि उसके जो कण होते हैं उसकी गति ऊर्जा न्यूनतम होती है। क्या होती है बोलो? न्यूनतम होती है। याद रहेगा नहीं रहेगा बताओ? भूलेगा तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब बढ़ते आगे। अब लिखो शर्करा और नमक। बताओ तुम क्या कहते हो कि आयतन जो होती है निश्चित होती है, किसकी? ठोसों की। लेकिन शक्कर और नमक जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है ना, तो आयतन कहाँ हुए? निश्चित। नहीं बोले ना, आकार भी नहीं हुआ इसका निश्चित। तो लिखो इसमें, आ जाओ लिखो क्या लिखे इसमें? देखो शर्करा और नमक। शर्करा और नमक ये क्या करते हैं? आप जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ले लेते हैं, है ना? जिस बर्तन में रखे जाते हैं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं ये उसी का आकार प्राप्त कर लेता है कि नहीं? आप इसको जिसमें रखोगे उसी का आकार ले लेता है ना, उसी बर्तन का क्या करता है? बर्तन का आकार ले लेता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का क्या करता है? आकार ले लेते हैं। समझ में आया? क्योंकि ठोस है फिर भी देख लो, ठोस है फिर भी आकार ये ले रहे हैं, उसका ले रहे हैं ना। लेकिन ये पदार्थ ठोस है। क्या है बताओ? ठोस है। बताओ कितनी बड़ी अपवाद है ना? क्यों? क्योंकि इनके ना बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं इनके? बहुत सारे क्रिस्टल को होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। आकार वही रहता है। समझ आया तुमको? क्रिस्टल का आकार हमेशा वही रहता है। ठीक है ना? देखो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास कुछ अपवाद थे। एक अपवाद और लिखते हैं मस्त वाला, स्पंज वाला। फॉर्म ठोस होने के बाद भी दबते हैं। बताओ लिखो स्पंज। हाथ से दबाकर स्पंज को काफी हद तक, कहां तक? मतलब बहुत ज्यादा उसको दबा सकते हो, काफी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं। संपीड़ित कर सकते हैं कि नहीं? संपीड़ित कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं संपीड़ित। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उसमें हवा घुस जाते हैं। हवा घुस गया तो छिद्र है तो अंदर जगह भी है, दबाते हैं तो हवा बाहर आता है, जो दब जाता है। समझ में आया? हाँ, कर सकते हैं। फिर लिखो इसमें आगे। लेकिन फिर भी यह क्या होता है? लेकिन फिर भी यह ठोस है। क्या है बताओ? ठोस है ना? याद रहेगा ना? अब बताओ क्यों ये दब जाता है ठोस होने के बाद भी?
क्योंकि स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। लिखो, क्योंकि स्पंज में छोटे छोटे छिद्र क्या होते हैं? छिद्र होते हैं लला, है ना। और वो छिद्र में कौन रहता है? हवा रहते हैं, ठीक है ना, जिनमें वायुमंडलीय गैसें भरी होती है। क्या होती है? गैसें भरी होती है। गैसें भरी होती है। गैसें भरी होती है। समझ में आया? गैसें भरी होती है, ठीक है ना। दबाने से गैस बाहर निकल जाती है और उतर जाता है ना, जिसे दबाने से जिसे दबाने से, अरे क्या यार गलत कर देते हैं, जिसे दबाने से गैस बाहर आ जाती है ना, बाहर आ जाती है, आ जाती है, ठीक है ना। ये क्या था? ये हमारे पास कुछ अपवाद थे। क्या थे बताओ? कुछ अपवाद थे हमारे पास, ये है ना, याद रहेगा सबको। अब आ जाओ अगली अवस्था पढ़ते हैं। ये हमारी कौन सी अवस्था खत्म हुई? ठोस अवस्था, वेरी गुड। अब पढ़ेंगे अपन द्रव अवस्था, है ना। हाँ, लिखो हेडिंग, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या बोलते हैं इसको? लिक्विड स्टेट। क्या बोलते हैं? लिक्विड स्टेट्स, है ना। बहुत आसान है। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं तरल। क्या होते हैं ये? तरल होते हैं। लिखो, द्रव तरल होते हैं। पहला पॉइंट है, द्रव तरल होते हैं, है कि नहीं? बात खत्म हो गया। दूसरी बात क्या है इसमें? द्रव का कोई स्थिर आकार। क्या आकार होता है इसका? कोई नहीं। हम इसे जिसमें रखते हैं उसी का आकार ये ले लेता है कि नहीं? आकार नहीं होता है। ये क्या करते हैं? बर्तन का आकार प्राप्त कर लेते हैं ना, प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आया? 2 पॉइंट हो गए इसके, है ना बेटा। देखो अगला पॉइंट क्या है इसमें? देखो, अगला पॉइंट है, द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना, याद रखना। आयतन क्या होता है इसका? हाँ। और आखिरी पॉइंट इसका है, द्रवों में बहुत कम क्या होती है? संपीड्यता बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम संपीड्यता होती है ना। आप इसको दबा नहीं सकते। क्या बर्फ दबता है? सॉरी, क्या पानी दबता है? क्या आप एक गिलास पानी को एक गिलास पानी में पानी है, क्या पानी को दबा करके हम उसमें और पानी भर सकते हैं? नहीं, पानी भरा जाएगा ना। संपीड़ित हम नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो हम यहाँ कुछ बातें लिखेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, द्रव के कणों का आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। क्या होता है बताओ? ठोस की अपेक्षा कम होती है ना, उसकी आयतन निश्चित रखता है। ठीक है ना। क्योंकि देखो, आयतन तो निश्चित बेटा ठोस का भी था और द्रव का भी है, ठीक है ना। द्रव का इसलिए है क्योंकि उसके जो कण है द्रव के, उनके बीच में आकर्षण बल होता है, वो बनाए रखता है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें क्या होता है इसमें? देखो, गैस से द्रव
है ना। मछली देखा, मछली कहाँ रहती है मछली? हम कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं। हम क्या लेते हैं? सांस, ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? अबे नाक से लेते हैं, नहीं हवा से लेते हैं ना। मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो मछली पानी में अंदर रहती है, फिर वो कैसे लेती है ऑक्सीजन? पता है? ऑक्सीजन पानी में घुली रहती है, पानी में यानी कि विसरित हो जाती है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पानी में घुल सकता है। विसरण, जहाँ गैस ज़्यादा है वहाँ से जहाँ गैस कम है की ओर बह बह जाता है ना, या कह लो वहाँ पहुँचता है, इसे बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं उसको? तो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस, ये पानी में विसरित हो जाती है, ठीक है ना, जिससे जलीय जीव जो जिंदा रहते हैं। तो ये हम यहाँ पर ये पॉइंट लिखेंगे। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, गैस है जैसे ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड, नाम तो सही है। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है ना। पानी में क्या होते हैं? विसरित, पानी में विसरण करती है, पानी में विश्राम नहीं, विसरण, विसरण करती है, विसरण करती है, मतलब पानी जाकर रह जाती है, घुल जाती है, ठीक है ना। और यही जलीय पौधे, और यही जलीय पौधे, मतलब पौधों को बताओ कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, और जो जीव वहां पर है जलीय, उसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना। हाँ, और यही जलीय पौधे यानी एक्वाटिक एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स बोलते हैं, जलीय पौधे व जीव, यानी एक्वाटिक मतलब जलीय, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल क्या करते हैं? उन्हीं को लेते हैं फिर, जो उसमें घुले हुए हैं। यही जलीय पौधे व जीव क्या करते हैं? पानी में, किसमें? पानी में घुली हुई, पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस लेते हैं, पानी में सांस लेते हैं। समझ में आया? पानी में सांस कौन लेते हैं? जलीय जीव, वो लेते हैं ऑक्सीजन। तो पानी में घुलेगी ऑक्सीजन तभी तो लेंगे, या वैसे ले लेंगे? समझ में आया कुछ? अब हम इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स और लिखेंगे जो मस्त मस्त पॉइंट है। देखो, द्रव अवस्था में अगला पॉइंट क्या है बेटा? ये सब आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है ना। नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि आप पेपर टाइम पे पढ़ सको। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में, चाहे तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी में, प्राइवेट में, कोई सी किताब लगा रखी हो, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। सब कुछ ये सब बुकों में जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये नोट्स बनाते हुए चलना है, घर पे रिवाइज करना है, ठीक है ना, तभी आप होशियार बनोगे। देखो, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में विसरण क्या होता है बताओ? विसरण अधिक होता है, विसरण अधिक होता है ना। ठोस में थोड़ा कम होता है कि नहीं? ठोस अवस्था में कम होता है, ठोस अवस्था में कम होता है। बताओ क्यों कम होता है? क्योंकि उनके कण पास पास होते हैं ना ठोस में, इसलिए, ठीक है ना। क्योंकि कणों में गति, द्रव, कणों में गति द्रव में ज्यादा होती है। किसमें? किसमें? द्रव में। और ठोस में गति बहुत ही कम होती है, इसीलिए ठोस के जो होते हैं कण वो विसरित नहीं होते। अब बताओ, ये मैंने
हाथ में मेरे पेन है, क्या पेन बह के वहां पहुंच जाएगा? पेन बह के वहां पहुंच जाएगा? नहीं, पानी पहुंच जाएगा बह करके, है ना? तो पानी में क्या है? बहाव। क्यों? जो कण के होते हैं, कण होते हैं द्रव में, वो गति में रहते हैं, है ना? ठोस के नहीं रहते, ठोस कण वहीं रहते हैं अपने स्थान पे फिक्स, कंपन करते हैं बस, ठीक है ना? ज्यादा होती है, समझ में आया? और ठोस में कणों की गति क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो हमारा ठोस भी क्या, सॉरी द्रव भी खत्म हो गया। अब कौन आया बताओ? गैस, है ना? अब पढ़ा तुमको गैस की गुणधर्म, लिखो गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना? अब गैस के कण तो और भी दूर दूर होते हैं, इसके कण तो और भी ज्यादा गतिशील रहते हैं, नहीं रहते? बोलो रहते हैं, ठीक है ना? तो लिखो गैस में बहाव होता है। क्या होता है? पहला पॉइंट, गैस में बहाव होता है, बहाव होता है। समझ में आया? पहला पॉइंट था। फिर क्या है? गैस संपीड़ित होती है। क्या होती है? हाँ, मतलब आप बताओ, इतना सारा गैस कमरे में है, इतने सिलेंडर में भर के रख सकते हैं, मतलब दाब लगा करके हम गैसों को संपीड़ित कर सकते हैं, एक स्थान पर ला सकते हैं। समझ में आया? तो लिखो गैसों में संपीड़न क्या होता है? अधिक होता है। संपीड़न अधिक होता है। अधिक, समझ में आ गया नहीं आ गया? अगला पॉइंट लिखो, गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, ठीक है ना? नहीं होती है। अब तुम बताओ, देखो अब यहाँ बहुत सारी गैसें आसपास हैं, यहाँ ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, दोनों गैस आपको दिख रहे हैं? नहीं, उनके बीच में आपको बाउंड्री यानी सीमा दिख रहा है कि यहाँ तक ऑक्सीजन गैस है, यहाँ तक नाइट्रोजन गैस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? गैसों में सीमाएं नहीं होती, दिखती नहीं है, ठीक है ना? यहाँ वही लिखा हुआ है, सीमाएं नहीं होती, ठीक है ना? आगे देखो, गैसों में कोई निश्चित आकार होती है क्या? नहीं होती। गैसों में कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती है। ना तो आकार होती निश्चित और ना ही आयतन होती है। क्यों नहीं होती? अब जानेंगे हम इसका कारण। यहाँ अच्छे अच्छे पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना? जो आपको याद रखना है, लिखो गैस में कण क्या करते हैं? इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर क्या करते हैं बताओ? हाँ, घूमते हैं, यानी घूमने के लिए पूरी तरह क्या रहते हैं बताओ? स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये घूमते रहते हैं, ठीक है ना? इन्हें कोई रोक टोक नहीं है, जिनमें उनमें आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना? गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होते हैं बताओ? बहुत कम होते हैं, बहुत, ये होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं, या हम कह लें कि होते ही नहीं है, ठीक है ना? बल बहुत कम होते हैं, कम होते हैं, इसलिए इनमें बहाव होता है, इसलिए इनमें क्या होता है? बहाव होता है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट लाइन था, ध्यान रखना इसको अच्छे से, ठीक है? सारे पॉइंट में लिखते चलो, यही बहुत कुछ है। देखो गैस का कोई आकार व आयतन नहीं होता है ना? गैस को, यानी कि देखो गैस को जिस पात्र मतलब बर्तन में
रखा जाता है, रखा जाता है, ठीक है ना, रखा जाता है। वह उसी बर्तन को कुछ तरह से भर देता है ना, वह उस बर्तन की संपूर्ण आयतन, किसको, संपूर्ण आयतन को घेर लेता है, ठीक है ना, घेर लेता है। समझ में आया बात तुमको कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, अब देखो एक अच्छी बात जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं तो आपको ध्यान रखना, लिखो गैसीय अवस्था में कण, ये इंपॉर्टेंट है भाई, गैसीय अवस्था में कण क्या होते हैं, और नियमित रूप से गति करते रहते हैं, दिखते नहीं कुछ भी, इधर उधर घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, कोई रोक टोक ही नहीं है, गतिज ऊर्जा बहुत है, जो है कण बहुत गतिज ऊर्जा उसके पास में है, इसलिए गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से, अनियमित रूप से क्या करते हैं बताओ, तेजी से गति करते हैं, तेजी से गति करते हैं, गति, तेजी से गति करते हैं। समझ में आ गई ना क्या, कोई दिक्कत थोड़ी होगा इसमें। इसी कारण कण, इसी कारण कण क्या होते हैं, आपस में, आपस में और बर्तन में, और बर्तन की, और बर्तन में क्या होते हैं, दीवार होते हैं ना, बर्तन में दीवारों से, दीवारों से टकराते रहते हैं, ठीक है ना, और हम बोलते हैं दाब लग रहा है, क्या बोलते हैं, हाँ टकराते रहते हैं ना बर्तन की दीवार पर गैस के, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, बर्तन के, अरे बर्तन के दीवारों पर, दीवारों पर गैस के कणों द्वारा, कणों द्वारा क्या करते हैं बताओ, कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल, क्षेत्र पर लगे बल है कि नहीं, के कारण, बल के कारण क्या होता है बताओ, दबाव बनता है, गैस का दबाव बनता है। समझ में आया क्या, जो दाब कहते हो ना वो बनता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो गैस के कण होते हैं वो क्या करते हैं, दाब लगाते हैं बेटा, क्या करते हैं, किस पर, दीवार पर, और उसी को हम बोलते हैं गैस का दाब। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, गैस का दाब। समझ में आया तुमको, सारी बातें मैंने आपको गैस बारे में लिखवा दिया, क्लियर हो गया है ना। भाई गैस के कण होते हैं, गतिशील रहते हैं, बहुत जबरदस्त, इधर उधर भागते रहते हैं, जिस पात्र में हम उसको रखेंगे उसी पात्र का वो आकार ले लेता है, और उसके जो कण होते हैं लगातार टकराते रहते हैं दीवारों पे, इधर उधर इधर उधर, क्योंकि उसके जो कण होते हैं उनके पास बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है ना, और उसी ऊर्जा की वजह से घूमते फिरते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास आया कौन सा, दो और अवस्थाएं थी, बताओ कौन कौन सी थी, एक तो थी प्लाज्मा, है ना। देखो हमारे कोर्स में नहीं है ना, फिर हम जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो अगला हम क्या लिखेंगे बताओ, प्लाज्मा, हाँ हाँ प्लाज्मा, अरे यार प्लाज्मा, ठीक है ना, प्लाज्मा। सूरज देखा है, सूरज, चंदा मामा, सूरज, सूरज, सूरज चमकता है ना, प्लाज्मा की वजह से चमकता है। जो बहुत तेज चमक होती है तारों के अंदर वो भी प्लाज्मा की वजह से चमकता है, अत्यधिक तापमान की वजह से होती है प्लाज्मा, ठीक है ना। लिखो इसको, फिर बताते हैं, समझाते हैं इसके बारे में। लिखो, देखो प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें, लिखो प्लाज्मा, प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था होती है, ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें
जो कण होते हैं, कणों के पास अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है बताओ? गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा और उत्तेजित भी होते हैं वो। मतलब कि उत्तेजित का मतलब होता है बेटा कि एक जगह शांत बैठेगा नहीं, अत्यधिक ऊर्जा होती है तो वो उछलता कूदता रहता है, कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर पर। जैसे मान लो अब तू है, तेरे को बुखार हो गया तो चलने फिरने का मन नहीं करता है ना। अब तो बिल्कुल ठीक है, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, तो तू क्या रहता है? उत्तेजित, इधर उधर घूमता रहता है, छत पे नीचे ऊपर, है कि नहीं, कूदता उड़ता रहता है। क्यों? तेरे पास ऊर्जा ज़्यादा है। जब तेरे पास ज़्यादा ऊर्जा है तो फिर तू क्या है? उत्तेजित है। क्या है? तो यही कहते हैं प्लाज्मा पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो कण होते हैं ना, उनके पास बहुत अधिक ऊर्जा होती है, बहुत अधिक ऊर्जा होती है, वो भी गतिज ऊर्जा, है ना। उसमें उसके अंदर बहुत अधिक है, और वो कण जो उसके अंदर है प्लाज्मा में, वो बहुत अधिक उत्तेजित रहता है। गतिज ऊर्जा और उत्तेजित होता है। समझ में आई तुमको बात? ये होता है प्लाज्मा। अभी कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? देखो, फ्लोरोसेंट, फ्लोरिसेंट और नियॉन बल्ब होता है, उसके अंदर प्लाज्मा देखने को मिलता है। जलता है ना बल्ब, और फ्लोरोसेंट ट्यूब, उसके अंदर बहुत अधिक तापमान होता है, विद्युत धारा देते हैं तो कण बहुत अधिक ऊर्जा से उत्तेजित होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब है ना, फ्लूओरिसेंट, देखो फ्लूओरिसेंट कौन? ट्यूब, और नियॉन बल्ब। कौन सा बल्ब बताओ? नियॉन बल्ब में क्या होता है? में प्लाज्मा होता है। क्या होता है बताओ? अभी नियॉन बल्ब क्या होता है बेटा? वो ना पहले पीला वाला बल्ब आता था, तो उसके अंदर कितना तेज जलता है, कितना चमक होती है उसके अंदर, है ना। बहुत अधिक 220 वाट खाता है वो, 100 वाट का होता है, 220 वोल्ट खाता है। तो उसके अंदर नियॉन गैस भर देते हैं, ठीक है ना। क्या भर देते हैं? नियॉन गैस। जब हम नियॉन गैस उसमें भर देते हैं तो क्या हो जाता है? बताओ क्या हो जाता है? बहुत तेज चमकता है, फटता नहीं है वो, है ना। तो हम बोलते हैं कि नियॉन जो होता है बल्ब में प्लाज्मा होती है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है ना। यानी जो बल्ब होते हैं उसमें नियॉन गैस भर देते हैं, और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें कोई अन्य गैस और भर देते हैं, ठीक है ना। तो गैस क्या होता है? अब जब अत्यधिक विद्युत धारा देते हैं तो ये आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये आवेशित हो जाते हैं, ठीक है ना। सबको ध्यान रहेगा। देखो, सबको ध्यान रहेगा ना। तो इसमें हम लिखेंगे, लिखो, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नियॉन बल्ब के भीतर, बल्ब के भीतर कौन होता है बताओ? नियॉन। वह फ्लोरोसेंट, फ्लोरिसेंट, फ्लूरियो ऐसे लिखते हैं, फ्लूरो, फ्लूरो, फ्लू फ्लोरिसेंट ट्यूब में फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भर देते हैं पता है? अलग अलग गैस भर देते थे, ठीक है ना। ट्यूब में हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस। क्या करते हैं? भर देते हैं, भर देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। और बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने से इनमें विद्युत धारा प्रवाहित
करने से क्या होता है बताओ? गैस आयनित हो जाते हैं। क्या होते हैं? गैस आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। समझ में आया? आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, ठीक है ना? आयनित हो जाते हैं गैस, और फिर उस बल्ब के, अच्छा ये आयनित का मतलब क्या होता है? आवेशित, अंदर प्लस माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है इसमें, ठीक है ना? ठीक है ना? और फिर क्या होता है? गैस आयनित होने के कारण, गैस आयनित होने के कारण, बल्ब में चमकीला पदार्थ, चमकीला पदार्थ बन जाता है, ठीक है ना? तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? प्लाज्मा कौन होता है? रक्त वाला प्लाज्मा नहीं कह रहा मैं, ये प्लाज्मा होता है बहुत अधिक विद्युत धारा देने पर गैसें आयनित हो जाती है ना, जैसे नियॉन बल्ब हो गया, फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया, उसके अंदर तो वहाँ पर चमकीला पदार्थ बनता है, ठीक है? उसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है? धूप सूरज हो गया, चमकता है ना, प्लाज्मा के कारण चमकता है। तारे चमकते हैं, प्लाज्मा के कारण चमकते हैं, ठीक है ना? वहाँ बहुत अधिक क्या होती है, बताओ क्या होती है? ठीक है ना? तो आप पूरे ये सब आपने लिख लिया नहीं? लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? आपने लिखा कि नहीं लिखा बताओ? लिख लो, ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि प्लाज्मा के कारण ही, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य क्या होते हैं बताओ? सूर्य और तारों में, सूर्य और तारों में चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है, समझा? चमक होती है, ठीक है? ठीक है ना? और ये तारों में क्यों होती चमक? उच्च तापमान के कारण, ठीक है ना? उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा होती है। बात समझ में आया तुमको? तो ये हमारी कौन सी अवस्था थी? प्लाज्मा, चौथी अवस्था, ठीक है ना? कॉपी करो, फिर हम खत्म अभी करेंगे कौन सा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि संघनन, ठीक है ना? हाँ लिखो फटाफट से। लिखो पांचवी अवस्था, लिखो पदार्थ की। बताओ पांचवी अवस्था कौन सी थी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, हिंदी में भी यही बोलते हैं, बोस आइंस्टीन संघनन, ठीक है ना? बेटा ये कौन सी अवस्था है? देखो हमारा हवा है ना, हवा, हवा को 1/, कितना, 50वें भाग तक ठंडा करा जाएगा। कितना ठंडा किया जाएगा ना? हाँ, 1/1 लाख, 1 लाख, 50 नहीं, 1 लाखवें भाग तक ठंडा करेंगे, तब हमें एक अलग अवस्था प्राप्त हो जाएगी। देखो अभी तुम यहाँ बैठे हो, हवा ना गर्म है और ना ही ठंडी है, नॉर्मल है, 25 डिग्री तापमान है। इस हवा को ठंडा करेंगे, क्या जितना ठंडा अभी है इसका 1/1 लाखवां भाग, कितना, 1/1 लाखवें भाग जितना कम घनत्व वाली गैसों को ठंडा करेंगे ना तापमान पर, तब हमको मिलेगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना? लिखो इसके अंदर फटाफट से, क्या लिखे इसमें? देखो सामान्य वायु के घनत्व, सामान्य वायु के घनत्व
का कितना 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैसों को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार हो जाता है। क्या होता है बताओ? तैयार हो जाता है। देख बेटा, इसमें दो साइंटिस्ट है, एक तो है बोस, है ना, ये हमारे भारत का है, और एक आइंस्टीन, सब लोग जानते ही हो, है ना। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था, भारतीय वैज्ञानिक था, 1920 में। किसमें? 1920 में। सन 1920 में सत्येंद्र नाथ, क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है ना, ने पदार्थ की इस पांचवी अवस्था के लिए गणनाएं दी थी। क्या गणनाएं दी थी? देखो, हमारे भारत की देन है। और इसी गणना को जो उसने दिया बोस ने, उसको पढ़ करके आगे आइंस्टीन ने इस पे काम किया, ठीक है ना, तब दोनों का नाम आता है, ठीक है ना। इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट कौन है? आइंस्टीन है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये तय है भाई, आइंस्टीन ने पदार्थ की इस अवस्था की भविष्यवाणी की। क्या करी बताओ उसने? भविष्यवाणी की। समझ आया? नहीं आई बात तुमको समझ में, है ना। तो इन दोनों ने मिल करके दिया था, है ना, तभी से उसका नाम दिया गया कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, है ना। समझ में आया? तो ये हमारी खत्म होती है पदार्थ की पांचों भौतिक अवस्था, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे बच्चा पार्टी कि किस प्रकार से हम भौतिक अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं पदार्थ के, ना, मतलब ठोस को द्रव, द्रव को ठोस, है ना, गैस को द्रव में बदल सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद।